अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और सुबह के वक्त कोशिश होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए, चाहे सियासत से जुड़े मामलात हों, मईशत से जुड़े मामलात हों या समाजी नौइयत के मामलात हों। कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम में तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की जाए और इसके साथ साथ हमेशा से कोशिश रही है कि सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। मुख्तलिफ़ ऐसे सेगमेंट्स हमने तरतीब दिए हैं जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह यहाँ पर उनको हम मदऊ करते हैं और उसके बाद उनसे फिर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता है मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। बहुत सारे पैगाम देखने वालों की जानिब से भेजे जाते हैं और वो सिलसिला जारी है। तो आज हमारे जो स्केड्यूल गेस्ट हैं, तशरीफ़ फरमाएँ मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, जो कि एक समाजी शख्सियत भी हैं और पेशे से तो वैसे डॉक्टर हैं और बहुत सारे समाजी कामों में ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं। उसके साथ साथ जो है वो टेलीविज़न के साथ भी बड़ी पुरानी आपकी वाबस्तगी है, ख़ुद भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम होस्ट करते रहे हैं माजी में। इसके अलावा एनालिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब को मैं खुश आमदीद देता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं। पिछली नशिस्त के अंदर बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, फेफड़ों के अमराज जो हैं उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की और बहुत सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू की। आज का जो मौजूद गुफ्तगू है वो ज़रा बच्चों के हवाले से है और बच्चों में भी ख़ास तौर पे जो गले के अमराज हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। सही। टॉन्सिल्स का इशू है, थायराइड का इशू और बहुत सारे ऐसे मसाइल सामने आते हैं। वो तो चलें, आगे चलकर ये चीज़ डेवलप होती है, लेकिन इनिशियली जो बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाया जाता है इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो गले के अमराज हैं। मैं चाहूँगा इसको ये आज मौजूद गुफ्तगू बनाया जाए, यहाँ से बिल्कुल सही है, का खास करें। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत टॉपिक है और ये असल में आज का करंट टाइम डिजीज़ कहलाता है ये टाइम जो होता है। और ये अभी देखें आपके विंटर हमारा जा रहा है और मौसम बाहर शुरू हो रहा है हमारा, तो ऐसी बीमारियां जो इस मौसम में हो जाती हैं सबसे कॉमन बीमारियां कहलाती हैं। इसमें गला हमारा सबसे कॉमन है। वो आप ये देखिए कि अगर बोलेंगे, तेज़ बोलेंगे तो हमारा गला ख़राब होगा, उसमें आवाज़ हमारी ख़राब होगी। अगर हम ज़्यादा खाते हैं या खाना ज़्यादा पीते हैं तो हमारा गला ख़राब होगा। पेट का जो भी बीमारियाँ आती हैं वो गले से शुरू होती हैं हमारी। लेकिन अगर हम स्टार्ट देखें तो एक्चुअली हमारे नाक से शुरू होता है सारी बीमारियाँ। तो ये ताल्लुक एक इंटरकनेक्शन बनता है, यानी एयर से, नाक से और थ्रोट से। थ्रोट जो एक ऐसा इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी हमारी कान की, नाक की आके जमा होती हैं और यहीं से स्प्रेड आउट होती हैं। अब छोटा बच्चा जो है सबसे पहले आप देखिए उसने जैसी दुनिया में सांस ली, अब ये सवाल पैदा होता है कि आपने सांस किस माहौल में ली। अगर वो हमारे साउथ एशिया का माहौल है, पाकिस्तान का माहौल है, तो समझ लो पहले साथ ही उसको जरासीम चले गए। बहुत खूब। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बाहर के इन्फेक्शन, जरासीम उड़ते हुए एयर ड्रॉप इन्फेक्शन हमारे यहाँ कॉमन है सामने। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात लेबर रूम जहाँ पे ये बच्चे होते हैं उनमें तक वो इन्फेक्शन पाए जाते हैं। हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है ये। और ज़्यादातर हमारे कंसेप्ट लोगों का पता है आपको कि घरों में डिलीवरीज कराते हैं तो ये बच्चे इन्फेक्टेड शुरू से हो जाते हैं। अब हमारे पास मदर्स आती हैं और कहती हैं कि साहब इतना छोटा बच्चा है, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, पीलिया हो गया, इनकी जो है वो नाक बहने लग गई है, इनको बुखार हो रहा है, इनको गले में, तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है ये? तो सवाल ये कि आप जिस माहौल में रहते हैं उनमें इन्फेक्शन बहुत होते हैं। अच्छा, एक बात ये बड़ी अहम है कि जितने भी इन्फेक्शन है, यानी समझ लीजिए कि मिलियंस में बैक्टीरिया, वायरस हमारे ऑलरेडी बॉडी में पाए जाते हैं। वो सब डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं, सोए हुए होते हैं, उनको एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। जहाँ बाहर का एलर्जन या कोई भी एक्टिविस्ट जाके मिलता है वो वापस शुरू हो जाता है, वो एक्टिवेट हो गया, जरासीम जो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। अब वो ज़्यादातर जो होता है सबसे ज़्यादा वो नाक के प्रॉब्लम्स आते हैं। बच्चे आते हैं वो नाक बंद हो रही है, नाक बंद हो रही है, सांस बंद हो गया, सीना बहुत ख़राब है। जब चेक किया जाता है तो सीना कोई इतना ख़राब नज़र नहीं आता। हाँ, नेज़ल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हैं, गले में प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर उनको ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं नहीं, सीना बड़ा ख़राब हो गया। तो मेरा कहना ये एक सबसे अहम बात जो है इसके अंदर ये कि ये डेवलपमेंट है। ये आपकी जो नेज़ल बोन्स की जो डेवलपमेंट है वो डिले होती है। यानी आप समझे कि 4 से 5 माह की उम्र पे जाके ये नेज़ल बोन जो है ये डेवलप होती है। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये डेवलप नहीं होगी तो थोड़ी देर कर्व रहेगी। तो जब भी कर्व होगी जो सांस लेंगे वो जो है वो थोड़ी यहाँ जाकर ट्रैप होगी, तो उससे होके जाएगी, रुक के जाएगी। जब ट्रैप होके जाएगी तो सांस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह। इसके लिए सिंपल ये होता है कि आप बच्चे को थोड़ा एलिवेटेड पोजीशन में रखें, यानी आप 40 से 45
जाविये पे अगर हम बच्चों को सुलाते हैं ऐसे करके तो वो उसकी नाक बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। अब वो आराम से सांस लेगा, रोएगा भी नहीं, बिल्कुल सब चीज़ें नॉर्मल होंगी। इसमें यूजुअली मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको मुझे है बताना पड़ता है कि इसको बच्चों को आपने ऐसे रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बच्चा जैसे भी दुनिया में आता है, भले वो गर्मी हो या वो सर्दी हो, उसको इतना लपेट दिया जाता है कि उन्होंने समझा कि जरासीम इसी को लग रहे हैं, सर्दी हो रही है तो इसी को लग रही है। तो मैं ऐसे बच्चों माओ से कहता हूँ कि भाई आपका बच्चा ये तो आप जैसा है तो आप अपने तरह रखें इसे, आप इतना ज़्यादा क्यों पहना रही हैं, कपड़े क्यों पहना रही हैं इसे। ठीक है, ये बच्चा छोटा है, इसको अटैच हो जाता है, लेकिन पहली चीज़ ये है कि आप जहाँ बच्चों को आप इतने कपड़े पहना रही हैं वहाँ बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। बिल्कुल सही है, आप बच्चों को पहला टीका, दूसरा टीका, पोलियो के कतरे, दूसरी चीज़ दें आप। तो ये प्रोटेक्शन, ये कपड़े इसके प्रोटेक्शन नहीं है। तो यही मैसेज भी है आज का बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न के लिए, कि आप बजाय इसके का उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं कपड़ों के जरिए, माहौल के जरिए। ठीक है, दैट इज़ गुड, मगर ये कि आप उनको वैक्सीनेशन कराएं। आप सबसे पहले देखिए बच्चा जैसे ही पैदा होता है हम उसको BCG का टीका लगा देते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट डे। क्यों लगाते हैं? इसकी वजह ये कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा टीबी पाई जाती थी, अब दोबारा डेवलप हो रही है, तो सबसे पहले हम उससे महफूज करते हैं। अब हमने उसके साथ पोलियो के कतरे मिला दिए, वो भी बढ़ता चला जा रहा है मुल्क में। तो अब जैसे थोड़ा सा हो तो हमने DPT के लगा दी। ये बच्चों की बीमारी है, ये गले की बीमारियाँ कहलाती हैं सारी, ये बच्चों गलों की थ्रोट इन्फेक्शन हैं सारे। जिनको वैक्सीन लगा दी जाती है उनके चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज बिल्कुल कम हो जाता है, लेस देन 50%। उनकी अपनी इम्यूनिटी बन चुकी होती है। छोटी मोटी हवाएं को तो वो यूं ही गुजार देते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वही बच्चे जिनको वैक्सीनेट नहीं किया जाता उन बच्चों को गले की बीमारियाँ होती हैं, साइनसिस उनके होते हैं, कानों में भी बाज़ औक़ात प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें उनके साथ पाई जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इनको कंसीडर कर लें हैं और उनकी मदर्स को अगर हम गाइडलाइन दें कि अगर आप बच्चों को इस तरह से साफ देखिए, आप बच्चे आगे सफाई रखते हैं ना, तो हम लोग एक्सटर्नली करते हैं, हम नाक नज़र की कोई सफाई नहीं कराते। बच्चों को चाहिए, मैं उनसे कहता हूँ कि आप प्रोब बना दें, थोड़े थोड़े नाक को साफ करें, थोड़ा थोड़ा कान को साफ करें, थोड़ा बच्चों को लंबी सांस दिलाएं। तो जहाँ दूध पिलाते हैं वहाँ थोड़ा सा 1-2 कतरे हल्का सा नीम गर्म दूध पिला दें या नीम गर्म पानी थोड़ा दें, तो उससे गले साफ हो जाते हैं, है ना, उनसे बच्चे बीमारी से महफूज हो जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। या फिर इसमें जैसे बच्चों की सबसे ज़्यादा होता है, आप बच्चा छोटा हुआ पता लगा पहला या दूसरा तीसरा दिन होता है, हल्का बुखार हुआ, पी लिया हो गया, जॉन्डिस होता है जी, बड़ा कॉमन है। तो हमने देखा कि वो आ रहे हैं, भाई ये क्या हो गया, अब वो अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं सब हो रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बताऊँ कि ये जो जॉन्डिस शुरू का जो जॉन्डिस होता है, शुरू के फर्स्ट 16 डेज 2 से 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते होता है, ये नॉर्मल होता है। बिल्कुल ठीक है। ये इसकी वजह ये होती है कि आपका जो लीवर है बच्चों का थोड़ा सा इमेच्योर होता है, तो वो जिगर में बिलिरुबिन डिपॉजिट होता है, तो उसकी वजह से जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। ये स्पॉन्टेनियस नॉर्मली खुद ही ये पीलिया खत्म हो जाता है, 16-17 दिन 18 दिन में खत्म हो जाता है। ये कोई वोमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये तो एक नॉर्मल ही है तरह से। ज़्यादातर बच्चे जिनके सीजर होते हैं, सीजेरियन होते हैं, उन बच्चों में ये कॉमन पाया जाता है, इसलिए कि उनका इमेच्योर होता है, जिगर जो होता है उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट डे बुखार आ रहा है और पीलिया तेजी से बढ़ रहा है, वोमिट बढ़ रहा है, तो वो ज़रा खतरनाक है। उसके लिए फिर अलग फैक्टर्स आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं। लेकिन यही सब चीज़ें थोड़ी देर हुई, पता लगा 15 दिन का बच्चा है या 2 या 3 हफ्ते का है, पता लगा नाक फ्लू बहना शुरू हो गया। और जब नाक को जब फ्लू करते हैं तो वो गला भी खजाला जाता है, गले को देखते हैं तो सीना खराब होता है। तो ये हमारे यहाँ कॉमन है। मैं ये कहता हूँ कि आप नज़र को साफ रखें, गले को जो है इसी तरह से जब आप अच्छा मुंह खोल के सांस लें पूरा, जब ऐसा करेंगे तो हवा जो जाएगी भी आएगी भी, तो ये एयर में यही एयर फ्रेश हो जाता है आपका। जब ये चीज़ें होती है तो सांस फेफड़े बच्चों के बेहतर। जब भी सांस रुकेगी गले में नाक में तो सीना खराब होगा, सीने में रेस्पिरेटरी सिस्टम तेज हो जाता है, रेस्पिरेटरी जो ब्रीथिंग है वो बढ़ी जाती है, ये ब्रीथिंग बढ़ते बढ़ते आगे आगे नमूने में जाती है। तो हमारा काम ये है कि माओं का भी काम ये है कि जब से पहले हम डॉक्टर के पास एक चेकअप शुरू में ज़रूर कराएं। नॉर्मल बच्चे की एक चेकअप ज़रूर होती है, फिर उसके बाद 15 दिन पे और फिर 3 महीने पे ऐसे कराएं। अगर आप फ्रिक्वेंट बच्चों को चेकअप कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम उनको डेवलप नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि प्रिकॉशंस क्या लेने की ज़रूरत है। अब इसमें जो सबसे ऊपर चीज़ आती है वो ये समझ में आया कि हाइजीन होनी चाहिए। अब वो डिलीवरी से लेके बाद प्रोसेस तक भी वो हाइजीन का ख्याल क्योंकि नहीं रखा जाता, इस वजह से सारी बीमारियाँ जो है वो डेवलप होती हैं। और सेकेंडली ये कि जो वैक्सीनेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, कहते हैं
थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके बाद फिर इसको परस्यू करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बड़ी कॉमन चीज़ है वो कंजेशन की जो शिकायत होती है बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो किस वजह से डेवलप होती है? क्या जी उसके हाँ, लिए बड़ा अच्छा रीज़न बात है, है? ये रिलेटेड है ये। जी। हाँ, जैसे आपके देखा मैंने कि नेज़ल बंद हो रही, नेज़ल ड्रॉप जो आपने डाल दिया या नाक को खोल दिया, लेकिन बाज़ औक़ात वो इनकम्प्लीट नेज़ल ओपनिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये एयर जो है मैंने बताया ना, इसके ज़रिए जो है बैक्टीरिया जा रहे हैं, फंगल जा रहा है, इसके ज़रिए वायरस जा रहे हैं, गले को ख़राब करते हैं। बेसिक चीज़ गला ख़राब होता है, गले से चीज़ें निकलती हैं आगे। अब वो इन्फेक्शन जो डिसेंड कर जाता है, लंग्स में आ जाता है, लंग्स के ट्रैकिया में चला जाता है, तो उस पर ये बीमारियाँ डेवलप हो जाती है, कंजेक्शन हो जाता है। जब भी किसी समझ लो ट्रैकिया में या ब्रोंकस में या ब्रोंकाई में या एल्वेलाई में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा किसी भी हवाले से, तो वो जो है सांस में प्रॉब्लम आएगी। जब सांस में प्रॉब्लम आएगी तो सिंपली हम लोग इसको कहने लगते हैं कि भाई तो नमूनिया कंडीशन में जा रहा है। अगर बुखार भी है उसके साथ है, तो हमारी चाहिए यही है कि हम पहले गले को सेव करें, और गले को सेव करने के लिए वही नाक वाक आप साफ रखें, वैक्सीनेशन कर दिए। अच्छा, माहौल से हाइजीन की बड़ी ज़रूरत है। जिस माहौल में इन्फेक्शन फैल रहे आप वहाँ में ना जाएँ, क्राउड में जाएँ, ओवर क्राउड ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनको हम कहते हैं ये बच्चे जो फीड करती हैं वो माएँ करें या फीडर से गिराएं। असल में सब चीज़ से इम्पोर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों का, अगर माँ दूध पिला रही है तो जब भी पिलाए अपने जो दूध के अंदर निपिल्स हैं उसको वॉश करें, इस तरह से वॉश करें साफ सुथरे के, फिर बच्चों को दूध पिलाएंगे। और दूध पीने के बाद अपने निपिल भी साफ करें, और अगर फीडर है तो उसको अच्छी तरह स्टेरलाइज करें। यही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, यहीं से जाते हैं सारा। इसी तरह नाक वाक आप रखेंगे, क्लियर रखेंगे, माहौल को रखेंगे, तो मैं समझता हूँ मोर देन 50% हमारे जरासीम नहीं आएंगे। अगर ये जरासीम जाते हैं तो सीना खराब होगा, सीना खराब होगा तो नमूनिया आ जाता है। नमूनिया आ जाता है, आपको पता है नमूनिया हमारे कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ है बड़ों में, लेकिन इसके साथ साथ यही जरासीम पेट में भी चला जाता है, वहाँ पे गैस्ट्रो भी कर देता है ये। अब ये नहीं हुआ कि पेट की बीमारियाँ या कोई गुर्दों की बीमारियाँ बाहर से गुर्दों में डायरेक्ट आ जाए, जाती है यही से, आपके एयर ट्रैकिया से जाती हैं, और आपकी जो एज़ोफेगस है, जो ग़िज़ा की नाली, इन्हीं के थ्रू जाती हैं। भाई दो ही चीज़ें हमारे पास सिस्टम में, या तो खाएंगे आप या आप सूंघेंगे आप, या एयर के जरिए जाएंगे, दो ही सिस्टम में। अगर ये एयर के जरिए जा रहा है तो फेफड़ों में जा रहा है, तो ये बीमारियां आएंगी। अगर गले के जरिए जा रहा है तो फैगस में जा रहा है, स्टोमक में, तो पेट की बीमारियां आएंगी। आने का सोर्स यही है, माउथ और नेज़ल है। बिल्कुल ठीक है, इनको हमें क्लियर रखना चाहिए, इसी से बीमारियां डेवलप होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इसको सेंस करना बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पे अगर उनके एयर में कोई प्रॉब्लम है, जो कि बहुत कॉमनली नज़र आता है। फिर वो क्योंकि ज़ाहिर बोल नहीं सकता तो वो इंडिकेट कैसे करेगा? फिर वो उनके पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना कि इसके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। अब ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग तजर्बे शुरू कर देते हैं, कान में कोई तेल डालना शुरू कर देता है, ये सारी चीज़ें किस हद तक इफेक्टिव है? ज़रा इसके बारे में अच्छी बात कर रही है। ये हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है कि वो बच्चा रो रहा है, कान में उन्होंने ड्रॉप डाल दिया, कोई ऑयल डाल दिया, नाक में हो रहा है तो उसको आपने नेज़र बगैर पूछे कुछ चीज़ आपने नाक में डाल दी। तो देखिए, सबसे पहले ज़रूरी हो कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि प्रॉब्लम किधर आ रहा है, बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अगर नेज़ल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो नेज़ल को साफ करेंगे आप उसके, और नॉर्मल सलाइन के कतरे छोटे मोटे आते हैं, छोटे बच्चों के लिए हम वो दे देते हैं, बड़े हैं तो नेज़ल ड्रॉप दूसरे आते हैं वो डाल देते हैं। नाक को रास्ता जो है नज़र का, इसको खोलना ज़रूरी है। सबसे पहले ये पैसेज जो है अगर खुला रहेगा तो आपके प्रॉब्लम नहीं होंगे इतने। जब ये रुकते हैं तो सांस होती है, सांस बढ़ेगी, वही नज़र जब रुकेगी तो वो जो आपका जो मैटर जो जमा हो रहा है, जो उसका फ्लूइड जमा हो रहा है, जो उसके पस जमा हो रहा है, वो सीधा सब के सब गले के जरिए फेफड़ों में चला जाता है, तो वो सारे इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं। तो हमें ये नजर चाहिए। अच्छा, माएँ कैसे डिटेक्ट करती हैं? वो ये होता है कि बच्चा रोता है, जब बच्चा रोता है तो चीख चीख कर रोता है, चुप ही नहीं होता वो। माँ कहती है ये चुप क्यों नहीं हो रहा है, ना तो मतलब ये चला कि उसकी नाक अंदर से बंद हो रही है, सांस खींच खींच के ले रहा है वो। हमें पता लगा सीने पसे पे जो अपने आप को चेस्ट के ऊपर एग्जेजरेट कर रहा है वो, तो ये सब चीज़ें रोते हैं तो हम आगे डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ है, इसको डिटेक्ट करना है। कि वो कहती है, माँ कहती है नहीं कान में दर्द हो रहा है, तो कान में उन्होंने दवाई डाल दी उठा के, चलो हाथ कान पे मार रहा है, तो हो सकता है कि ये मुमकिन हो। लेकिन अगर कान में कोई दर्द है तो उसकी हिस्ट्री होगी, नज़ले ज़ुकाम की, कोल्ड की हिस्ट्री होगी, कोई कफ की हिस्ट्री होगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी, तो कान में जाएगा।
कान की डायरेक्ट बीमारियां बड़ी कम है। वो बड़ी चीज़ों में कहीं होता है ना, ऑटिज्म हो, ये वो बात चीज़ें होती हैं, तो वो कुछ गंजनाइटल होती हैं, वो अलग बीमारियां आती हैं। लेकिन कान में मैं ये कहता हूँ कि अपने मदद से जो आती हैं बच्चों की, कि आप बगैर पूछे कुछ भी नहीं करें, और स्पेशली कान में कोई ड्रॉप नहीं डालें जब तक के डॉक्टर आपको नहीं कह दे। हाँ, नाक को सफाई कर सकते हैं और मुंह के जरिए गले को साफ कर सकते हैं आप उसके लिए, लेकिन कान को सेव करें। कान अगर खराब हो गया, उसका पर्दा अगर डैमेज हो गया, तो आपको पता है कि फिर सर्जरी भी होती है आगे जाके कान की, तो बड़ा मुश्किलात हो जाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप जो है ना अपने नेज़ल को साफ करें और बच्चों हाइजीन का ख्याल रखें। वैक्सीनेशन है, हाइजीन है, और जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है मेडिसिन का उसको दें। लेकिन ये भी मैं डॉक्टरों का भी यही कहता हूँ कि ये बात नहीं है कि आपका नेज़ल फ्लू हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, आपने एंटीबायोटिक शुरू कर दी, इस तरह से कुछ भी नहीं तो करें। विटामिन दें, ताकत दें, विटामिन दें। विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है चीज़ें, बड़ों में भी बच्चों में भी। गले की बीमारियां बड़ी इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों का, तो विटामिन दें आप उन लोगों को, बच्चों को दें, और डाइट का थोड़ा बताएं, तो मैं समझता हूँ इससे महफूज हो सकता है बच्चा जो है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अब टॉन्सिल्स एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, कैसे डेवलप होता है और फिर इसको क्योर करने के लिए अच्छा टाइम्स इसकी सर्जरी भी रिकमेंडेड हो जाती है ना, वो कौन सा स्टेज होता है और इनिशियल जो इसका फेज़ होता है वो कैसे इसको डिटेक्ट किया जाए, पहले मैं चाहूँगा इस पर। बहुत ही अच्छी बात है ये। हाँ, सबसे कॉमन डिजीज़ हमारे पास जो है वो टॉन्सिल्स की होती है। टॉन्सिल असल में कुछ ऐसे लिम्फ नोड हैं ये, जो गले के हमारे दोनों साइड पर एक पैरा फेरिंजियल एक गटर लाइन हम लोग कहते हैं उसे, एक थोड़ा सा हॉलो एरिया होता है, उसमें ये फिट होते हैं। ये भी एक लिम्फ नोड एक तरह के हैं, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इनका। हम तो ये कहते हैं गले ख़राब हो गए ये तो इसको निकाल दो, जबकि निकालने से ज़्यादा इसकी अहमियत इतनी है कि जितनी भी बीमारियाँ जो नाक के थ्रू गले में पहुंचती हैं, ये उसको एरिएट करके डैमेज करते हैं। ये गले जो है इस तरह से, गले के जो टॉन्सिल्स हैं आपके, ये आपके मदाफाती जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। हम इस बात को नहीं समझते। जब सबसे पहले जो बैरियर है बीमारियों का ये रोकने के लिए, यानी बैक्टीरिया, फंगल हो या वो वायरस हो, ये टॉन्सिल्स होते हैं ये। अब मसला ये कि यहाँ ये भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आप कहते हैं ना कि एक जगह पानी आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो ओवरफ्लो करेगा, तो इस तरह से ये जब जरासीम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो ओवरफ्लो हो जाता है। तो अब ये गले सूजन आ जाती है, इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, दर्द करते हैं, स्वलन हो जाती है। उसके साथ साथ ये जो साइड के लिम्फ नोड है वो बढ़ने लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो रोल जो टॉन्सिल कर रहे थे अब वो ओवरलोड हो गया, अब वो साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब वो बढ़ने लग गया। अब हम ये कह रहे हैं कि मुश्किल हो रहा है, ऐसा नहीं, ये सब ट्रीटेबल हो जाता है। डॉक्टर साहब एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर सवाल जवाब का सिलसिला उसको कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आज इस टॉपिक में जो है वो डिस्कस होने जा रही हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, और दूसरे हिस्से में भी बात आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पे ही होगी, और हमारे स्केजुल गेस्ट एक दफ़ा फिर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और उनसे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात होगी। प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने जैसा अर्ज़ किया कि हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि जो आपके सेहत के हवाले से मामलात हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। तो इस सेगमेंट हमने कुछ ऐसा तरतीब दिया है। उमूमन पहले सेगमेंट में हम समाजी नौइयत के मामलात हों, सियासत हो, या इस तरह के मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, अवामी मसाइल के हवाले से। तमाम दूसरे सेगमेंट में कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू की जाए। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब, जो कि बेहतरीन हर्बलिस्ट हैं, माहिर तबीब हैं, और हिकमत के शोबे से बड़ी तवील अरसे से आपकी वाबस्तगी है। उसके अलावा जो तहकीक है उससे आपकी बड़ी पुरानी वाबस्तगी, जो अद्वियात के ऊपर हो रही है, रिसर्च हो रही है, उसमें बड़ी देर से अपना हिस्सा डाल रहे हैं डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब कुछ जो सवालात हमें मौसूल होते हैं, हमारी तो हमेशा से कोशिश ये रही है कि हिकमत का जो सही चेहरा है उसको उजागर किया जाए, और जो अबहाम पाए जाते हैं उन सवालात के जवाब दिए जाएँ।
फिर आज आगे चल के ज़रा मुख्तलिफ बीमारियों पे और अद्वियात के हवाले से जिसके ऊपर आपकी बड़ी तहकीक है उस पर मैं चाहूँगा ज़रा आज गुफ्तगू हो जाए। तो हम अब से कुछ देर पहले एक मौजू ज़ेर बहस आया जिसमें गले के हवाले से अमराज जो हैं वो ज़ेर बहस आ रहे थे। मैं चाहता हूँ ज़रा वो जो सवालात और मौसूल हो रहे थे उस सिलसिले को आगे ही बढ़ाया जाए कि आपकी हिकमत इस हवाले से क्या कहती है। और हमेशा हम एक बात करते आए हैं कि जो मुल अमराज हैं वो पेट से ही जन्म लेते हैं, और इसका सिलसिला जिसका आगाज़ आप हमेशा से ज़ोर देते आए हैं कि आपके मुंह से लेके जहाँ से खुराक दाखिल होती है उसके बाद निज़ाम अखराज तक ये सिलसिला जारी रहता है। तो आप इसकी किस तरह तशरीह करेंगे और इन बीमारियों के हवाले से मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू हो जाए आज। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाल्लाह आपने सवाल तो बड़ा अच्छा करा, और बुनियादी तौर पर जो सवाल होता है ना जी वही एक मेन जो है ना समझ लें कि उसके अंदर जवाब देने वाले का कोई कमाल नहीं होता, तो वो तो एक डिफ़ाइन कर रहा होता है अपनी उनको, लेकिन सवाल करना एक बहुत बड़ा दुनिया के अंदर फ़न समझा जाता है और इसकी जो है बड़ी कदर की जाती है कि हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। जी और इसके ऊपर बुज़ुर्गों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं कि अगर हम अपना पूरी अपनी इस्लाह करें, अपने माइंड सेट करें, अपनी पूरी ज़िंदगी पे गौर व फिक्र करें, तो हमारी जो बुनियादी है ना प्रॉब्लम्स है ना, जो हमारे बीमारियों की वजह है ना, वो ये सवाल है। ठीक है कि हमने एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उधर अपनी तवज्जो लगाई हुई है, अपने दिमाग को हमने जो है ना वो खलफशार बनाए हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। गैर ज़रूरी सवालों में, गैर ज़रूरी बातों में अपने आप को हमने फंसाया हुआ है। तो माशाल्लाह से सबसे पहले जो आपका सवाल है उस पर आपको जो है वो अप्रिशिएट करना बहुत बनता है शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करना आपका बनता है। और मैं इस चीज़ से आपसे बहुत ज़्यादा बज़ाते खुद ज़ाती तौर पर मुतासर हूँ, और मैं अपने साथियों को, दोस्तों को इसी बात के ऊपर कहता हूँ कि दरअसल जो है ना एक किसी भी जब आप काज पे काम कर रहे होते हैं, किसी मकसद को वो कर रहे होते हैं, डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपके जवाब तो आपने देना ही देना है, आप तो उसके लिए प्रिपेयर होकर बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल करने वाला उस फील्ड को कितना समझता है, कितना जानता है, कितना उसकी वो जो है ना थ्योरी है, तदब्बुर क्या है, तफक्कुर क्या है, उसके मुताबिक जो है ना मामलात होते हैं, फिर परफेक्ट होता है। तो बात यह है सर कि हिकमत अल्हम्दुलिल्लाह पहुंची नहीं है। हर्बल को हमेशा मैंने डिफ़ाइन इसी तरह से किया है कि एक्चुअली तो जिस तरह किसी भी चीज़ की एक मदर फील्ड होती है ना, तो हर्बल जो है, जो हिकमत है, ये तो तमाम जितनी भी पैथीज हैं वो इसके अंदर से निकली हैं, ब्रांचेज हैं इसकी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। वो समझें कि हम कभी भी ये कहें कि हर्बल पहुंची तो या हिकमत पहुंची, नहीं सर, बाकी हर्बल और हिकमत तक कहाँ तक पहुंचे। बहुत खूब, बहुत खूब। एक्चुअली देखें, अभी थोड़ी देर पहले जो आपका वो था एक कि आपने कहा कि खांसी की एंड पर और इस एंड पर जो हमारी वो ये मामला चल रहे होते हैं, इन एंड पर हम जो है वो क्या कर रहे हैं जी। तो सर मैं बुनियादी तौर पर इस बात के ऊपर अब आपको बताऊं ना कि मैं हर किसी को गुज़श्ता गालबन एक प्रोग्राम से पहले हमने बाकायदा कहा कि वायरल जब स्किन डिजीज़ की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि हम अगर डार्क कलर जो है पहनना छोड़ें, उनसे अवॉइड करें, रेशमीन कपड़े और इन ऐसे कपड़ों से, उस वक़्त मैंने सब चीज़ें कही थी। फिर जो है ना हम अपने रूम के अंदर कम से कम जो है ना वो, क्योंकि वायरल इतना ज़्यादा वो होता है, फिर डस्ट इतनी ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, जगह जगह खुदाई हुई पड़ी है, जगह जगह इशू है, तो इनकी वजह से जो हमें सांस लेना मुश्किल होता है, तो इस तरह के इशू होते हैं, गले की खराश होती है या कोई भी, जैसे अभी प्रोग्राम में सारी बात हुई है। तो इनका जो सलूशन है ना, वो सलूशन ये है कि आप हरमल का धुआं करें, ठीक है, और हर किसी को कहें, हमारे आबाओ अजदाद यही किया करते थे जी। ठीक है जी। ख़ास तौर पर जितना सेंसिटिव आपके घर में कोई पर्सन है, मैं किसी एक को वो नहीं करता, माना बड़ी उम्र के लोग हैं, हमारे आबाओ अजदाद जितने भी हैं,
वो जैसे ही 50+ होते थे तो उनके रूम को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें बड़ी लाजम मलजूम हुआ करती थी कि उनको हशरात से बचाने के लिए धुआं किया जाए रूम के अंदर। ये जितने भी मक्खी मच्छर हैं यही सारे ऐसे जो है ना वायरसेस का हिस्सा वजह बनते हैं। तो इनसे बचने के लिए बेहतरीन तरीका जो है वो यही रहा और यही है और यही रहेगा। हम इसमें जितनी भी कोई जदीद चीज़ ले आए ना, उसके देखें कि हम कोई स्प्रे ला के करते हैं तो हर स्प्रे का कोई अपना एक जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट मौजूद है। उसकी खुशबू से कोई जो है तंग हो जाता है, कोई उसके किसी चीज़ से तंग हो जाता है जी। उसके बहरहाल मामलात हैं। लेकिन धुएं के हर जगह पर पूरी दुनिया में आज भी इतना अपनी हर किसी ने जोर लगा लिया है, तो आए फिर वही बुनियाद पर ही हैं, असल पे ही हैं। जो हमारे बड़ों ने, असलाफ ने सदियों पहले, हज़ारों साल पहले इसका पूरे तौर पर बाकायदा बुकों में बुकें लिखनी कि भाई ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी और ये करनी चाहिए और ये करा करें। ठीक है जी। जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो हर इंसान सेंसिटिव होता है। अभी जैसे मैं आपको सुबह बता रहा था कि एसिडिक जो है ना इश्यूज बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम जो है ना टाइम से सो रहे हैं, ना हम टाइम से ग़िज़ा ले रहे हैं। इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको जो है ना वो हम अगर ठीक करना चाहेंगे तो हम अपनी ग़िज़ा और उन चीज़ों के साथ साथ अपना पानी जो है ना पीने का, उसको अल्कलाइन करने के लिए हमें प्रॉपर कोई एहतमाम करना चाहिए। हमें बर्तन पीतल तांबे के शुरू करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अगर सपोज वो नहीं कर सकते मिट्टी के करें। ठीक है जी। मिट्टी के बर्तन उसका फौरन जो है ना वो एसिडिक लेवल जो है ना उसको अल्कलाइन कर देते हैं और वो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मिनरल्स पूरे हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर भी हमने जो है ना इतनी उसमें नहीं एहतियात की हुई होती। तो जब हम ऐसे प्योरीफाई करते हैं पानी को तो ये सिर्फ साफ तो हो गया दिखने में, लेकिन इसके अंदर मिनरल्स नहीं है। ठीक है जी। अब जो बॉडी के अंदर मिनरल्स चाहिए हम मसनूई एंड पर लेने की बजाय अगर पानी के अंदर पैदा करें तो कोई मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया में जो पानी दिया जाता है उसके वो बाकायदा जो है ना वो उसके मिनरल्स पूरे किए जाते हैं। हम लोग हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने अक्सर इसको तज़किरा किया है कि ग़िज़ा की एंड पर हम जो है ना सारी चीज़ें नकल मारते हैं। वैसे तो बहुत सी चीज़ों में हमारी नकल चलती है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था जी कि वो PhD जो है ना वो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड ये बना हुआ है बहुत सारे लोगों का कि उनको प्रैक्टिकल का पता ही नहीं है। बिल्कुल। फिर अभी मेरे पास कल एक दोस्त आए हुए थे तो उन्होंने बात की, तो मैंने कहा भाई बात ये है कि है ना टाइम ये बात पूरी कर देना। तो वो मैंने उसको जो है बोला कि भाई ये एक प्रैक्टिकल जो है ना फील्ड है, बड़ा यानी इसमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि आपने थ्योरी जो करनी है उसमें भी आपको एक सीनियर उसमें उस्ताद चाहिए। ठीक है जी। ये जो मेडिकल की फील्ड है इसका प्रैक्टिकल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप हमारे असलाफ को देखें कि उन्होंने बड़ा जनाब आला साहब जो है ना वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा, तो अल्लाह पाक ने उनको फिर मेडिकल की उरूज तक ऐसा पहुंचाया कि आज तक छुपाते हुए भी एंड यही होता है कि हम वो मुसलमान ही थे जो रिसर्चें कर गए। ठीक है जी। अब बात ये है कि यहाँ पर आकर जो बात आती है वो ये कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, क्या करना है। प्रैक्टिकल सर ये नहीं है कि आप जो है ना वो ऐसे ही बस अपने प्रैक्टिकल के ऊपर वो करते रहें, वो फिर ऐसे ही है जी। वो किसी सीनियर बंदे के आप जाकर पास बैठें, उससे समझें कि वो जो है क्यों कि बहुत सारे ऐसे कम्बिनेशन हैं जो आज से 50 साल पहले उसी डिजीज़ पर उसी मौसम में उसी एज में दिए जाते थे तो वो बेनिफिट मिल रहा था पेशेंट को। अब उसी एज में उसी मौसम में उसी डिजीज़ को जब हम वो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं वो फ़ायदा नहीं कर रहा। फ़ायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है। बिग क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा? ग्लोबल वार्मिंग, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज आने के साथ साथ साइकोलॉजिकली इतना फर्क आ गया है सर कि आज से 50 साल पहले इतनी रेडिएशन हम हाथों में लेके नहीं घूम रहे थे। ये है असर पॉइंट।
रेडिएशन Very इधर, right, इधर ठीक है। है जी, इधर से रेडिएशन शुरू मोबाइल हुई से है, मोबाइल से आ साथ गई लगा है, हुआ है। सामने टीवी रखे हुए हैं, कंप्यूटर्स पे सारा दिन हम वर्किंग कर रहे हैं, रेडिएशन हमारी हद से ज्यादा बढ़ गई है, रेडिएशन हमारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। लेकिन जो असल इशू है वो क्या है, वो रेडिएशन के वजह से जो हमें ड्राइनेस हो रही है, हम उस पर क्या कर रहे हैं, वेरी राइट। जो हमारे टेम्परेचर जो हैं बॉडी के ख़राब हो रहे हैं, हमारी जो उसके साथ इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो रहा है, उसके लिए हमने क्या किया? क्या किया? रेडिएशन से ही पहले बचाया जाए, सबसे पहले तो बात ये है सर ना। अब सपोज हम नहीं बच सकते, बच नहीं सकते, सही है, हम नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। हम इसका अल्टरनेट तो करें, हाँ, ये भी ज़रूरी है। यही तो ज़रूरी है सर। दुनिया में यही मेंटेन किया जाता है। हम लोग जब बिल्कुल गिरने वाले होते हैं, जाते हैं, अगले को कहते हैं भाई तुमने तो कहा था 2 दिन, तुमने तो कहा था 6 दिन, तुमने तो कहा था 15 दिन, जी। अब 15 दिन में हम क्यों नहीं ठीक हुए? तो सर ऐसे नहीं होता, बॉडी को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। जो अभी आपका सवाल का मैं जी, अभी जी। दूसरे उसके मरहले में आया हूँ, बिल्कुल जी। वो ये था कि ग़िज़ाई एंड के जो गट का जो अब हर वक्त जो है ना, आप देखेंगे कि हर कोई अब ये बात करने लग गया है। जो पहले कहते थे इसका भी ऑपरेशन, उसका भी ऑपरेशन, वो अभी जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमने शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो सर बात ये है कि हमारा जो बॉडी के अंदर निज़ाम इंहिज़ाम है ना, जी। निज़ाम इंहिज़ाम को दुरुस्त करने के लिए जो हमने पानी और ग़िज़ा को दुरुस्त करना है ना, उसके अंदर हमने ये देखना है कि हम कितना अपने साथ जो है वो रेडिएशन को लेके चल रहे हैं जी। या उसके बगैर चल रहे हैं, या कोई भी ऐसा नहीं है जैसे जो है ना बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं उनका रेडिएशन के साथ ताल्लुक ही नहीं है, यानी वो मोबाइल को बज़ाहिर या कोई कंप्यूटर को बज़ाहिर या ऐसी किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अब उनके साथ भी इशू है, उनके साथ भी इशू है। उनके साथ इशू क्या है, वो किसी ना किसी एंड पर वो जो है डिस्टर्ब हैं। अब वो पास तो पड़े हुए हैं ना, चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल सही है। उस सर्कल में तो है ना। फिर उनको ये बात जब बताते हैं तो वो कहते हैं अब ये बात तो इससे तो नहीं निकला जा सकता। जैसे आपने देखा कि स्मोकिंग करने वाले जो लोग हैं जी। वो तो डिस्टर्ब होते ही हैं, लेकिन उनके पास बैठने वाले जो हैं उनके भी लंग्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके भी जो है सांस का इशू हो जाता है, उनको भी इस तरह से हो जाता है। या बहुत सारे जो नशा करने वाले लोग हैं उनके पास बैठने वाले कहते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? हम करते नहीं। आप करते नहीं है, लेकिन अब आपको जो है वो उसके जीम्स मिल गए हैं बिल्कुल सही, बॉडी आप के पैसिव अंदर, स्मोकर आप बन उसके गए, बगैर जो है उस सर्कल के बगैर रह ही नहीं सकते। नहीं रह तो सकते। सर ये है बुनियादी चीज़ें जो हमें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। जब दुरुस्त होंगी हमें इस बात के ऊपर अपनी तालीम लेनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में जो कामयाब कौमें हैं उन्होंने कॉमन मैन को इतनी नॉलेज इस एंड की दी कि आगे हम जो है आने वाले दौर में या आने वाले 20-50 सालों में हम जो फेस करने जा रहे हैं, 6G को करने जा रहे हैं, या उसके अंदर 6G में हमारे क्या जो है ना वो रेडिएशन का स्टैंडर्ड क्या होगा, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमने ग़िज़ा क्या लेनी है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए उसमें उस अपने उसके अंदर अपनी बॉडी को मेंटेन हमने कैसे करना है, कैसे करना है। डॉक्टर साहब गुफ्तगू जारी रखते हैं, आपकी इजाज़त से कॉलर को शामिल किया जाए क्योंकि कॉलर जो हैं अब वो सिलसिला शुरू हो गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासिर भाई, खालिद नूर अर्ज़ कर रहा हूँ। जी जी खालिद भाई फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, एक तो आपको माशाल्लाह सुबह सुबह जो आप आगाही मुहिम शुरू करते हैं ना सेहत के हवाले से, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। दूसरा डॉक्टर माजिद साहब से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मैं रात में अक्सर सोता हूँ आजकल ना, तो 2-3 दफा यूरिन होता है, तो उठने के बाद ना जोड़ों में और टांगों में शरीर तकलीफ होती है। ठीक। और ये यार सुबह होता है, जब वर्किंग शुरू हो जाती है ना तब तकलीफ नहीं होती है। तब तो ये जरा सवाल जानना चाह रहा था, क्या वजह है कि इसका क्या इलाज किया जाए, तो आप रहनुमाई फरमाइएगा। ठीक है, अभी डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेते हैं। जी मज साहब। तो भाई बात ये है कि सबसे पहले तो अपनी जो ग़िज़ा है, अगर आप रात को जो है 12 बजे सोते हैं तो आप अपनी जो ग़िज़ा है उसको लास्ट ग़िज़ा को 8 बजे ले लें। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही। ठीक है जी।
ताकि आपकी बॉडी जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन जो उसने करनी है वो आपके चलते फिरते कर ले। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप जब सोएंगे और आप 6 घंटे सोएंगे, 7 घंटे सोएंगे या 8 घंटे पूरे अपने कर लेंगे स्टैंडर्ड जो है, तो आप 8 बजे उठेंगे तो आपको ये इशू नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम जब 8 बजे उठेंगे तो उस वक्त सूरज निकला हुआ होगा, हमें बॉडी की जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड जो है वो ये है कि आप मगरिब के टाइम ग़िज़ा को कंप्लीट कर लें जी। जैसे अभी आने वाला है रमज़ान शरीफ इंशाल्लाह, तो उसमें हम यही चीज़ें करेंगे कि लोगों को यही बताना है कि भाई आपने इशा से पहले पहले ग़िज़ा ले लेनी है। बिल्कुल सही है। और उसके बाद अपनी जो है ना वो वर्किंग इतनी करनी है 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में, कि आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, या आपने तरावी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। आपने अपनी वर्किंग ऐसे करनी है, अपने आप को जो है बॉडी को यूज़ ऐसे करना है कि आपने खाया क्या है। बिल्कुल सही। अब हम खा तो लेते हैं सर गोश्त, और खा भी लेते हैं बहुत जो है ना ऐसे के स्कील किस्म का, ऐसा ही। ठीक है सर। फिर उसके ऊपर से हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे माशाल्लाह। फिर जब हम सोएंगे तो उठेंगे तो बॉडी तो समझें कि उस एनर्जियां तो सारी लगी पड़ी हैं कि कहीं डाइजेशन ब्रेक ना हो जाए और बंदा जो है वो एक्सपायर ना हो जाए। एनर्जियां तो सारी उधर ज़ाया हो गई उसको डाइजेस्ट करने के, उसको जो है गलाने के चक्कर में। और उसके अंदर जो एनर्जियां जो हमने खाया है, जो उसके अंदर एनर्जियां हैं वो तो ज़ाया हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर हम जब उठेंगे, बेदार होंगे, ब्लड सर्कल पूरा होगा, फिर हम कहेंगे हमें तो कुछ नहीं था, सुबह ऐसे क्यों हो रहा था? तो सर सुबह इसलिए हो रहा है कि हम ग़िज़ा लेने के फौरन बाद सो रहे हैं। बॉडी के अंदर जो है वो जितना भी आपके वो है रतूबतें हैं वो सारी ख़राब हो रही हैं। बिल्कुल सही। ठीक है जी, वो एनर्जियां जितनी भी हैं वो सारी ज़ाया हो रही हैं। और जितनी भी एनर्जियां जो हमने सोने के बाद जो है बॉडी ने बनानी होती हैं वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती हैं ग़िज़ा के उसमें ना। तो अब अगर सपोज हम उनको सेव करना चाहते हैं, बॉडी सुबह अपना बेहतरीन सेहतमंद उठना चाहते हैं, तो हम एक तो मगरिब के टाइम ग़िज़ा को क्लोज़ करें, और दूसरा जो है वो ये कि सुबह सहरी के टाइम उठ जाए। बिल्कुल ठीक है। उस टाइम कम से कम जो है बॉडी को ऑक्सीजन दें, ठीक है जी। ब्रीथिंग करें किसी दरख्त के पास या किसी पार्क में या किसी भी जगह पर, ऐसे करें कि अपनी बॉडी को मेंटेन करें कि ऑक्सीजनेट हो जाए। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है या आपके कोई भी जो है बॉडी के अंदर ऐसी जो खारिज करने वाली बॉडी की जो चीज़ें थी वो नहीं कर पाई। वरना देखें स्टैंडर्ड ये है कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमें हाजत होती है, हम जाते हैं अजाबत व फरागत करते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। अब किसी को इस स्टैंडर्ड का पता ही नहीं है। ठीक है जी, कि स्टूल कैसे पास होना चाहिए, कब पास होना चाहिए, ग़िज़ा का कितना जो है ना वो उसके साथ कितने फ़र्क कैसा उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में हम सिर्फ स्टूल और यूरिन के स्टैंडर्ड के ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे। उसमें इंशाल्लाह एक दो जो है वो एक्सपर्ट उनको भी बिठाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए बुनियादी तौर पर। बिल्कुल सही। अब भाई जिन्होंने फ़ोन किया वो बुनियादी तौर पर खाना खाते होंगे, सो जाते होंगे, ज़्यादातर यही प्रैक्टिस है। बिल्कुल आपने तो सर जब हम इस तरह से करेंगे तो ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगी, और उसके एंड पर जो एनर्जियां बॉडी की हैं वो सारी की सारी लगी पड़ी हैं ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने पर। ठीक है जी, आपने अलार्म लगाया हुआ है, आपकी बॉडी ने कौन सा आपको ऑटो मैकेनिज्म के तरह जो है ना जगाया है, आप तो मजबूरन जागे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको तो मजबूरी हो गई है अलार्म की या किसी के जगाने की। अगर आप सपोज ग़िज़ा को मगरिब के टाइम क्लोज कर दें, 3-4 घंटे के बाद आप सो जाएं, उसके बाद आप जब सुबह सहरी के टाइम बगैर किसी के कहने के आपको जाग आ जाएगी। बिल्कुल सही। जो 6-7 घंटे पूरे होंगे वो जो जागना है ना सर, उस वक्त आपको कोई दर्द नहीं हो रही होगी। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन भी पूरी होती है, एनर्जियां भी पूरी होती हैं, और हम बिल्कुल जो है नॉर्मल होते हैं। तो वो जो नॉर्मल सेहत है वो फिर हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करती है, हमारे जॉइंट्स को भी बेहतर करती है, हमारे मस्कुलर सिस्टम को भी मेंटेन करती है, और हमारा जितना भी बॉडी की टेम्परेचर्स हैं उनको मेंटेन करती हैं। वो फिर हमारी तमाम चीज़ों को फिर सुबह उठने के बाद हमें जो पूरी दुनिया में इस वक्त स्टैंडर्ड है, और जो एक हमने जो सारा इस पे गौर व खोज किया है वो यही है कि आप जब बेदार हो जाएं, जाग जाएं,
तो आप 20 मिनट से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर अच्छी ग़िज़ा ले लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता ही ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, सुबह की ग़िज़ा ही ड्रॉप कर देते हैं, जल्दी थी, ये था, वो था। तो यहाँ पर मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि आपने अगर 7 बजे ऑफिस जाना है तो आप 6:30 बजे उठेंगे तो आधे घंटे में मुश्किल से तैयारी ही करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है सेहत वाली कि आप उसको ले सकें। आप 6:30 की बजाय, आप 7 की बजाय आप 6 बजे अपना अलार्म फिट करें और अपने आप को जो है 5 बजे जगाएं और अपने आप को मेंटेन उस तरह से करें, 1 घंटा इधर से पीछे करें और उधर से जल्दी सोएं। बिल्कुल सही। अब हम जब अपना माइंड, जैसे अभी शुरू में जो मैंने बात की कि हमें साइकोलॉजिकली जो है ना वो चैलेंजेस ऐसे हैं पूरी दुनिया में, इनके ऊपर प्रिपेयर कर दिया जाता है कि हम आइंदा ये करने जा रहे हैं, इसकी ये साइड इफेक्ट्स आएंगे और इनके ऊपर ग़िज़ाएं जो है वो इस तरह की तरतीब देनी है, एहतियाती तदाबीर इस तरह की होनी चाहिए और इसमें इस तरह से मेंटेन होगा और वो कौमें जो हैं वो सेहतमंद होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ एकदम आती है, फिर मुसल्लत हो जाती है, फिर हम उसमें बस ओल फोल में फंस जाते हैं और एंड पे हम जो है ना सिर्फ हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे होते हैं और हर अल्लाह की नेमत से जो है हम नुकसान उठाकर और फिर नाशुक्री के उसमें ज़ुमरे में इस वक्त हमारा जो सर्कल, हमारे मुल्की सतह पर जो देखा जाए तो हमारे सर्कल में हर नेमत की कुफराने नेमत करके हम खड़े हुए हैं। ऐसा ही है। अब किसी भी नेमत का तज़किरा कर लें, ठीक है जी, जो हमारे पास कोई भी ग़िज़ाई ले लें, कोई भी तरक्याती एंड की ले लें, किसी भी जगह की कोई भी चीज़ ले लें, हमने उसको शिद्दत इंतहा से पकड़ लिया, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसको जो है एक्सट्रीम लेवल पर जाकर हमने कहा कि ये नेमत थी ही नहीं, यानी हमने उसको जो है कुफराने नेमत कर दिया, उस नेमत के अगेंस्ट हम बिल्कुल मुनकर ही हो गए कि यार ये नेमत थी ही नहीं, हम गलत हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है, हर चीज़ को अल्लाह पाक ने एतदाल में इस्तेमाल करने का कहा है और अपने आप को एक सर्कल में चलने के लिए अल्लाह पाक ने बार बार कहा है। और खालिक ने चूँकि जब तख्लीक किया है हमें तो उस वक़्त ही जो एक यूज़र मैनुअल दिया है कुरान मजीद फुरकान हमीद, तो उसमें जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं वो यही दिए हैं कि इन चीज़ों को समझें, इन पे गौर करें, इन पे फिक्रमंद रहें और फिर अब आपको जो है इन चीज़ों को देखना है कि हम जा कहाँ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कैसे जा रहे हैं। जैसे कि सपोज अभी मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है, मैंने बाई एयर जाना है तो उसके मैं स्टैंडर्ड अलग मेंटेन करूँगा, बाई ट्रेन जाना है तो अलग मेंटेन करूँगा, बाई बस जाना है तो अलग मेंटेन करूँगा, पैदल जाना है तो अलग मेंटेन करूँगा। तो सर हमें इसी तरह अपनी पूरी लाइफ के लिए हम गौर क्यों नहीं करते, हम अपनी पूरी जो सारे दिन की जो सर्कल्स हैं उनके ऊपर गौर क्यों नहीं करते कि हमने जो है कंप्यूटर पे बैठ के सारा दिन वर्किंग की है। अब रेडिएशन तो ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। फिर हम जो उसके साथ चूंकि जिस चीज़ की कमी होती है ना उसकी तलब भी बहुत ज़्यादा होती है, वो मसनूई जिसे हम कहते हैं ना वो चाहत होती है, वो साइकाइट्रिक इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो है हम उसी तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, डिमांड खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है इस चीज़ की। अब क्या है, अब एक डॉक्टर साहब उसको बड़ा प्यारा एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारे गट सिस्टम जो है वो ब्रेन को चलाते हैं। तो गट सिस्टम में जब जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और प्रोटीन लेवल ब्रेक हो जाएंगे, प्रोटीन जो है वो वहाँ पर चोक हो जाएंगी, तो वो क्या करेंगे? उसने कहा वो हमें बहुत नशों की तरफ मुतवज्जे करेंगी कि वो दिमाग भी उधर ही जाएगा कि जैसे आंतें सुन हो गई हैं मुझे भी सुन करो। बिल्कुल सही कह रहे, जब आप इनको ठीक कर देंगे, इनकी इस्लाह कर देंगे तो उसके बहुत सारी जो ऐसी तलब है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो सर बुनियादी तौर पर हमने क्या करना है, अपना सबसे पहले माइंडसेट ठीक करना है और उसके बाद ग़िज़ा को बिल्कुल एक एतदाल में रखना है, एक टाइम पर रखना है और उसको सोने से पहले 2 घंटे तो लाजमी देने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके अलावा एक चीज़ जो मैं देखता हूँ हमारे यहाँ ख़ास तौर पे शहर कराची में जिस चीज़ का फुकदान सबसे ज़्यादा नज़र आता है वो ये कि कौन सी खुराक किस वक्त इस्तेमाल करनी है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है और शायद हमें इसका इल्म नहीं है। अभी बड़ी सकील किस्म की खुराकें और ग़िज़ाएँ जो हैं वो रात के वक्त जो है अमूमन इस्तेमाल की जाती हैं
और दिन के वक्त तो अक्सर मैंने देखा है लोग फास्टिंग में भी गुजार देते हैं, कहते हैं जी ना खाएं तो कुछ मसला नहीं होता। ये भी कुछ इसका अमल दखल है, ज़रा फरमाइए। सर देखें, फास्टिंग के बारे में इंशाल्लाह हम प्रॉपर एक इस पे जो है ना मैंने तैयारी की हुई है। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जी। फास्टिंग ऐसे नहीं होती कि मजबूरन आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो अब आप बोलो हमने फास्टिंग कर ली। ठीक है जी। फास्टिंग को भी जो है जब आपने फास्टिंग करनी है तो बॉडी को पूरी आपने उसी तरह की ग़िज़ा देनी है, उसी तरह का इन्वायरमेंट रखना है कि आप फास्टिंग के भरपूर फ़ायदे हासिल कर सकें। बहुत गहरी बात। ठीक है सर। अदरवाइज आपको फास्टिंग के नुकसानात तो बहुत सारे हैं, बेनिफिट फिर आप हासिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। अब जैसे आगे इंशाल्लाह फास्टिंग का सर्कल आ रहा है। ठीक है जी। मैं उसके हवाले से भी बात करूंगा। डॉक्टर साहब एक ब्रेक के लिए कह दिया गया, आपकी इजाज़त से एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर मैंने लेनी है और ब्रेक के बाद फिर इस मौजू की तरफ आता हूँ, क्योंकि अब जो सवालात हैं वो इससे रिलेटेड ज़्यादा हैं, तो इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे सवालात हो रहे थे, टॉन्सिल्स के हवाले से आज बात हो रही है। तो डॉक्टर साहब अभी तो आपने कुछ देर पहले बताया कि साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके अलावा ज़रा फर्दर ट्रीटमेंट जो इनिशियली लोग करते हैं, कोई ब्रूफिन ले लेता है, कोई पैरासीटामोल के ज़रिए उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है, गार्गल वगैरह कर लिए, स्लाइड इसकी एक वो है प्रिकॉशन, वो ले लिया, लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ जाता है और फिर क्या वाक़तन ऐसा होता है कि सर्जरी नागुज़ीर हो जाती है, वो क्या वजूहत है? मैं चाहूँगा ज़रा उस पर भी बात हो। देखिए, ये हम बच्चे से पहले बात कर रहे थे कि टॉन्सिलाइटिस जो है कई किस्म का होता है, यानी ये इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल्स का। और ये आपको पता है कि ये मदाफ़ाती सिस्टम जो इम्यूनोलॉजी का सिस्टम वीक कर देता है अगर ये इन्फेक्टेड हो जाए। इसकी कंडीशन है कुछ, एक तो ये एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, उसमें रेडनेस हो गई, बुखार हो गया, डीमा हो गया, दर्द हो गया, उल्टी भी आ गई आपके ना, और हेडेक हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, बुखार तेज़ भी हो गया। ये सिर्फ 2-3 दिन 5 दिन में होकर ख़त्म हो जाता है। इसके जरासीम ले लिए आपने दवाई के लिए, इसके जरासीम को कम्बैट करने के लिए। जब ये डिक्लेयर हो जाता है कि इन्फेक्शन है ये, तो फिर आपको एंटीबायोटिक लेनी ज़रूरी होती है। अब अगर ये हुआ कि आपने एंटीबायोटिक नहीं ली, प्रॉपरली नहीं ली या प्रॉपर यूज उसका नहीं हुआ, तो फिर ये इन्फेक्शन रिपीटेड हो जाता है। यानी 2 हफ्ते हुआ, एक हफ्ता हुआ, खत्म हो गया, 15 दिन के बाद फिर हो गया, फिर आपने इनकम्प्लीट मेडिसिन ली, फिर खत्म हो गया, फिर उसके बाद फिर हो गया। इसको कहते हैं रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन। ये और चीज़ है, जो शुरू के इन्फेक्शन थे स्ट्रेप्टोकोकल, ये जरासीम होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कहलाता है। यही अलग सर्वाइव करता रहता है आगे जाके जब रिकरेंट हो जाता है तो ये इन्फेक्शन जो है हमारे, ये समझो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हमारे एक्सपेंड हो जाता है, ये जॉइंट पे चला जाता है, किडनी में चला जाता है, और इसके साथ हार्ट वाल्व ख़राब करता है, वेल्वुलर डिजीज कहलाता है, जिससे हम कहते हैं गठिया का मतलब, ये वो हो जाता है, रोमेटिक फीवर में डेवलप हो जाता है। तो ये रोमेटाइड नोडुल बन जाते हैं जॉइंट्स के ऊपर, और यही जब वेल्व ख़राब हो जाते हैं तो ये आगे जाके सर्जरी कहलाते हैं हार्ट की। हुआ वजह क्या, रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन, ये तो उधर चला गया। अब ये हुआ कि एक्सेल टॉन्सिल में क्या हुआ, इसके अंदर स्टोन बन जाते हैं, वाइट और येलो कलर के स्टोन हो जाते हैं। उनको पहले तो आप थ्योरेटिकली आप देखते हैं कि भाई घर में आपने थोड़ा बहुत देख लिया, आपने गर्म पानी का इस्तेमाल किया, आपने थोड़े से गार्गलिंग कर लिया, आपने इसी तरह के कुछ चीज़ें ली, गले को लोजेंजिस वगैरह होते हैं वो ले लिए, तो उससे वो थोड़ा गले सही हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि रिपीटेड इन्फेक्शन से वो स्वेलिंग हो जाती है, बढ़ जाती है, उनको कहते हैं हाइपरट्रॉफिक टॉन्सिल कहते हैं। ये हाइपरट्रॉफिक टेंशन जो है ये इतने बड़े हो जाते हैं कि आपके जो बीच की सांस की नाली जा रही है वो बिल्कुल उसको टच करने लगते हैं। तो उनको बाहर से भी फील होता है, अंदर से भी होता है। कोई रोटी खा रहा है, कोई बर्न वाला वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो तकलीफें बढ़ जाती हैं। अब इसमें कोई जरासीम नहीं आ रहे, लेकिन उसका साइज बढ़ गया। जहाँ भी साइज बढ़ेगा, समझना एडिमिटिस होगी या उसका स्वेलिंग बनेगी, उसका काम सर्जरी है। तो वो जो हाइपरट्रॉफिक हो गए इसको हम सर्जरी के लिए दूर करते हैं, और उससे फ़ायदे होते हैं कि इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाते हैं, तो लिहाजा ये सर्जरी में जाता है। अब हमारी बात ये होती है कि हम जब हम इनको एडवाइस करते हैं कि भाई ये करा लो, तो बच्चों के लिए जो पेरेंट है वो ये कहते हैं साहब अभी तो बच्चे छोटे हैं,
जी है ना? बड़े होंगे ऑपरेशन करा लेंगे। जी, तो एग्जैक्टली। यही मैं कहना चाहता हूँ, ये टॉन्सिल के बच्चे कई ऑपरेशन ज़्यादा कामयाब होते हैं, इसलिए कि जितना जल्दी आप इनके ऑपरेशन कराएंगे इनकी इम्यूनिटी डैमेज नहीं होगी। आई सी। जितना ये बड़े होके करेंगे उतने डैमेज ही हो जाती है, तो ये बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल सही है। बच्चों के ऑपरेशन इजी होते हैं। तो आज ये कि अगर किसी बच्चे को हाइपोट्रोफिक टॉन्सिल है और अगर वो रिकमेंड कर रहा है आपका डॉक्टर, तो सर्जरी आप उसको कराएं, इसका कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल सारी ठीक है। जिंदगी ये वीकनेस होगी, एनीमिक कर देगा, रिकरेंट मैंने कहा रेमेटाइड कर देगा और बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसको आपको कर लेना चाहिए सर्जरी। तो बिल्कुल ठीक बाकी इसके बाद वो ये जब ये खट जाता है तो इसके कोई बॉडी में कोई नुकसान इतने ज़्यादा नहीं है। नहीं है। इसलिए कि आप डाइट से पूरी कर लेते हैं, वैक्सीनेशन की थी उससे अपनी इम्यूनिटी आप बढ़ा लेते हैं, अब बिल्कुल गले साफ हो गए हुए। लेकिन एक बात और भी है, आपके गले के साथ एक और गला कहलाता है जिसे हम फेरिक्स कहते हैं, वो टॉन्सिल अलग है, फेरिक्स अलग है। बिल्कुल ठीक तो है। ये आपको बाद में जब गले खराब होते हैं आप कहते हैं कि भाई ये टॉन्सिल भी खत्म हो गए, हटा भी दिए, अब क्या हो रहा है? तो ये फेरेंजाइटिस हो रहा है, आपकी जो गले की जो वॉल है फेरेंजस, जी। उनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये गले की बीमारियां जान नहीं छोड़ती हैं आपकी ये। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अभी तो मैंने ये कहा ना कि भी नाक की बीमारियां हैं, साइनोसाइटिस हो जाता है। जी। नाक की बीमारियां जो ब्लॉक होगा तो साइनोसाइटिस कहलाएगा। बिल्कुल फिर ये जो साइनस है आपके मैक्सिलरी साइनस है, ये फ्रंटल है, नीचे थिमाइड है, तो मतलब ये जब ब्लॉक होंगे तो इनके दर्द यहाँ आ जाएंगे, यहाँ दिल पे आ जाएंगे, दिमाग पे आ जाएंगे, और इतना सीवियर हेडेक होता है कि मैं समझता हूँ कि परेशान इतना आप उसको हैवी जो है एनर्जेटिक देते हैं, फिर कि जाके वो कवर होता है। और बाज़ औक़ात मरीज़ ये होता है, ये समझते हैं कि उनकी सांस रुक गई, बंद हो गई, सांस कैसे लेंगे, तो कहते हैं सर कोई दिल का मसला आ गया, वो कार्डियक प्रॉब्लम में जाते हैं ऐसे। जबकि जहाँ पे कोई खतराते हैं वो डायग्नोज नहीं करते, वो कहते हैं यार उधर चले जाओ में। तो ये इस तरह टॉन्सिल का होता है। टॉन्सिल का डायग्नोसिस नहीं हो तो रिकरेंट हो जाता है, फिर हेमाटाइट में चला जाता है, इसी तरह नहीं होता तो फिर हाइपरट्रॉफिक हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ, एडवाइस यही है कि मरीज जब भी कोई आप जो अटेंडेंट हैं उनके पेरेंट्स हैं, भाई या बहन जो भी लेके जाता है छोटे या बड़ों को, तो कोई खतरा से ज़रा बचें और क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर के पास जाए, तो ये सब चीज़ें तो बचाव हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या ये सारी चीज़ें जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होती हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी बात कर लें, क्योंकि कुछ लोगों का परसेप्शन ये होता है कि नहीं ये तो सम स्टेज हो गई, क्योंकि ये मुझे भी रहा था तो मेरे बच्चों में भी होगा, जेनेटिकली भी इसका अच्छी होता बात है। इसमें बड़ी बारीकियाँ हैं ज़रा, जी। मैं आपको वो बता दूँ। अभी मैंने जिक्र किया था रिकरेंट, तो इसके अंदर रेमोटाइक फीवर आ जाता है। रेमोटाइक फीवर का ये होता है कि इसके जो जर्म्स हैं ये घुटनों में जॉइंट्स में चले जाते हैं, और ये कुछ जॉइंट्स पे जाके कुछ हार्ट में चले जाते हैं। जो कार्डिक प्रॉब्लम वाली है, जो वैल्वुलर डिजीज कहलाती है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, ये हेरेडिक भी होती है, जेनेटिक होती है। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर हिस्ट्री पाई जाती है जेनेटिक, कि आपके ख्याल मामू भाइयों में, चचाओं में ये बात पाई जाती है किसी में, तो ये है जेनेटिक। बाकी जो टॉन्सिलाइटिस जो सिंपल है ये कोई जेनेटिक नहीं होते, ये आपके जो है एनवायरमेंटल हैं, ये इनको हाइजीन और नॉन हाइजीन कंडीशन में ये डेवलप हो जाते हैं। अगर नॉन हाइजीन करो, हाइजीन करो तो किलर हो जाएंगे आपके। लेकिन टॉन्सिल होते सबके, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये लिम्फ नोड है, ये सेफ्टी के लिए हर बॉडी में हर में होंगे। अब वो कभी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कभी नहीं होते। जहाँ पर इन्फेक्शन पाए जाएंगे, जैसे हमारे मुल्कों में, एशिया में, तो वहाँ ये होंगे। बाहर के मुल्कों में कभी देखा ही नहीं होता। हालांकि टॉन्सिल होते हैं, वहाँ भी होते हैं ना। इसी तरह रेमेटाइड भी हो सकता है, इसी तरह गले के कान नाक के, वहाँ है ही नहीं कुछ। कोई बीमारी आप डिटेक्ट कर दें, कई बार नहीं होगी। जहाँ हाइजीन अच्छी क्लियरली होगी वहाँ ये बीमारियाँ नहीं होंगी, नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें होंगी तो वहाँ पर आपका इन्फेक्शन भी हो जाएगा। जेनेटिक की जिन लोगों में पाई जाती है उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को ख्याल रखें कि टॉन्सिल अगर बढ़ लें तो फौरन ऑपरेट करा लें, और रिपीटेड उनका चेकअप कराते रहें ताकि रिकमेंड ना जाए वो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह जेनेटिक का कम स्कोप है ना, मैंने देखे जेनेटिक वाले भी देखे हैं मैंने पेशेंट जिन पे होते, तो फिर हम पूछ लेते हैं, जब जिनको होता है पूछना आपके फनाने को होता तो बोला हाँ था, तो ये निकल जाता है। इसके अंदर ये होता है रिकरेंट में कि AS और टाइटल टेस्ट होता है, बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है, वो हम टेस्ट करा देते हैं। अगर उसके अब फिगर 200 से ऊपर आती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, वरना नेगेटिव होता है। तो उसमें नेगेटिव में ये सेफ हो गया, पॉजिटिव में फिर आप पूरा ट्रीटमेंट लेंगे, उसका ट्रीटमेंट भी उसका हो जाता है। पहले 20 साल का होता था, 5 साल का, मतलब सब चीज़ें देखिए डायग्नोस होती हैं ये, और उसको लेके चलना पड़ता है। ये नॉन क्वालिफाइड या कोई नहीं कर सकता है, अच्छा डॉक्टर ही करेगा या ENT स्पेशलिस्ट करेगा। तो उसके हिसाब से हमें कैटेगराइज करना चाहिए डॉक्टरों के साथ कि हमें किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल ठीक है कि आपको सही डॉक्टर का इंतखाब करना ज़रूरी है, इनिशियल जो है इसका।
जो साइन और सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में तो बता दिया, लेकिन ये जो इसका कंप्लीट और सही डायग्नोसिस है वो तो फिर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही इसको कर सकता है, तो इसका बड़ा ख्याल रखें। और बच्चों से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन वो बहुत सारे आते हैं। इम्यूनिटी डेवलप कैसे की जाती है ये तो ज़रा बताएं, कि हमारे यहाँ एक परसेप्शन ये है कि जैसा भी आपने बात बताया ना, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जी बच्चों को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं नहीं जी किसी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी उस चीज़ की नहीं है, पानी का भी ख्याल नहीं रखा जाता कि जी स्टमक जो है वो मेच्योर हो जाएगा और फिर उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये ख्यालात जो हैं ये सही पाए जाते हैं, या जो एक्स्ट्रा केयर करते हैं उनको ये कहा जाता है कि जी अगर आप ये करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी और वीक हो जाएगी? क्या सही बहुत चीज़ ही है? अच्छी बात है ये। हमें हम इम्यूनिटी का जिक्र करते हैं, हम ये नहीं देखते कि होती कैसे है, ये डेवलप कैसे होती है। तो इसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है ये पहले डेवलप हुआ जब शुरू में हुई थी। असल में ये इम्यूनिटी जो है ये यूँ समझने कि ये कोई ऐसी हमारे यहाँ हमारी बॉडी में जैसे हम बैक्टीरिया के खिलाफ जंग करते हैं ना, हमारी बॉडी में होते हैं पुलिस मैन होते हैं जैसे, इसी तरह के हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तहत कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ये एलर्जिक फैक्टर को उसको वो करते हैं, वो कॉम्बैट करते हैं। इसी तरह जो इम्यूनिटी की चीज़ें जैसे सारे जो ऐसी चीज़ें जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं इम्यूनिटी फैक्टर जो होता है। ये दो चीज़, एक तो वैक्सीनेशन जो हम लगा रहे हैं इससे डेवलप हो रहा है वैक्सीन के लिए, दूसरी हम डाइट से हैं, ग़िज़ा से करते हैं। मैं उस तरफ आता हूँ डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉलर को शामिल किया जाए। जी जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये गले में बड़ी प्रॉब्लम है, गले में खराश सी रहती है, खांसी रहती है। अच्छा, मैं आपकी आवाज़ ज़रा सही से सुन नहीं पाया, आप अपना सवाल दोबारा दोहराएं। मैं कह रहा हूँ कि ये गले में प्रॉब्लम होती है, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी जी। गले में खराश सी रहती है, खराश। ठीक है, खराश रहती है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई मसला है? नहीं। अच्छा चल, बस ये ठीक है। अब डॉक्टर साहब ये भी एक बड़ा है, गले की खराश का बता रहे हैं, अक्सर सोर थ्रोट जिसको कहते हैं। ये बिल्कुल इनिशियल कंडीशन है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले गले की कोई भी बीमारी होगी आपको थ्रोट इरिटेशन होगी, बिल्कुल ठीक है। आपको हल्की हल्की खारिश महसूस होगी गले के अंदर, खुजली जैसे हम कहते हैं वो करेगी, गले के अंदर होगी, फिर हल्का सा पेन होगा, हल्का सा, फिर हल्की सी कफिंग हो जाएगी, हल्की सी छींकें आ जाएंगी, ये सब ना। तो ये इरिटेशन है। इनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाकायदा डॉक्टरों के पास जाएँ या किसी डॉक्टरों को या कोई मेडिसिन खाएं, या ये सिर्फ जो सपोर्टिव थेरेपी है, यानी नीम गर्म पानी इज द बेस्ट। घर में थोड़ी सी लौंग वोंग होती है वो भी छपा ली जाती हैं। गले को जब आप नेटते हैं थोड़ा सा ऊंचा करके नेटते हैं आप, ताकि वो चीज़ जो गले की चीज़ है गले में अंदर नहीं चली जाएगी, तो ना हो जाए। और इसके साथ कुछ ओलंजिस आती हैं कोई ऐसी गले को साफ करने की, वो ले लें। बाज़ औक़ात गार्गलिंग हम लोग डिस्प्रिन या नीम गर्म पानी जिसमें नमक या नमक वगैरह और साल्टे, उससे हम लोग गरारे कर लेते हैं, तो ये चीज़ें इनको सही कर लेती हैं। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब वो आप डाइट के हवाले से बता रहे थे कि डाइट इसमें क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ शायद कुछ चीज़ों का इस्तेमाल या ठंडा पानी का इस्तेमाल जो है ना बड़ा बहुत ज़्यादा है। जी असल में ये बड़ा अहम सवाल है ये कि गले ख़राब हो, गले की बीमारियाँ हो, तो हम कहते हैं ठंडा पानी नहीं पियो, या हम कहते हैं गर्म पानी पियो। डॉक्टर के हिसाब से तो गर्म पानी इज द बेस्ट। ठीक है। नीम गर्म पानी जो है वो आपकी कंजक्शन को उसको रिलैक्स कराता है, फोमेंटेशन यानी गर्माइश देता है, तो ये चीज़ें आपकी सही होती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि बाद लोगों की हैबिट्स होती है, आदत होती है, वो ठंडे पानी या ठंडी चीज़ को पसंद करती हैं। मैंने सख्त सर्दी में जिनके गले ख़राब हैं, कोल्ड है, ठंडा पानी और आइसक्रीम खाते हुए देखा है, आंखों से देखा है, और उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन मोस्टली यही है कि आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, नीम गर्म चीज़ें पिएँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कहते हैं चाय को रिकमेंड हम नहीं करते, हम इसमें करते हैं। आप चाय इसमें वो भी इम्यूनिटी बढ़ाती है बाज़ औक़ात। इसी तरह की और गर्म चीज़ें हैं, आप अंडा हाफ बॉयल अंडा ले लें, वो फ़ायदा करता है। तो डाइट आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये करते हैं। बाज़ औक़ात ऑरेंज है, हालांकि कहते हैं कि अभी ऑरेंज जो है विटामिन सी है उसमें, और वो इसमें फ़ायदा करती है। और बाज़ लोग कहते हैं कि साहब वो कुछ खट्टापन आ जाता है उसमें शोर, तो वो थोड़े नुकसान भी करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मीठे टाइप के उनके साथ इस्तेमाल करें, तो ये सब चीज़ें बेहतर है। ठीक है, एक और कॉलर हैं डॉक्टर साहब, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या पूछेंगे? यासिर भाई खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे मिजाज? आपका जो प्रोग्राम आता है दिल खुश हो जाता है कि लोगों को अच्छे मशवरे मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। के हिसाब से ये है कि सर्दियाँ आती हैं तो ज्यादातर आजकल दिलों में बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई गले भर जाते हैं, टोन्स हो जाते हैं। जी जी। और बहुत सी यानी कि गले के बहुत अमराज हो जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है।
मैं अभी डॉक्टर साहब से इसी हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है और डॉक्टर साहब ने बड़े तफसील से बताया इसके ऊपर। अब चलें वो मौसम सरमा का हमारे, वो कहने लगे मौसम सरमा है, गले बहुत ज़्यादा ख़राब रहने की शिकायत है। अभी हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि रात को दावत उन्होंने खाई, ऊपर से ठंडी बोतल पी ली और कहने लगे कमाल है गला भी ख़राब हो गया। तो ये महज इत्तेफाक़ वाक़या है। देखिए ये ऑफ एंड ऑन है, कोई कंफर्म नहीं है। उसी महफिल में 100 अफराद है जी, एक को हो गया तो आप देखना रेशियो क्या रहा, 1 या 2%, बहुत खूब है ना, 2%। ये लोग जो थे जिनकी इम्यूनिटी कम थी, इनके गले अमूमन ख़राब हो जाते थे। ये तवज्जो इन चीज़ों का, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था इनका वो ये था कि ठंडी चीज़ें इनको सूट नहीं करती थी, तो इनको ख्याल रखना चाहिए। बाकी लोग सब से लोग हैं उसी मौसम में बैठे सबको खा पी रहे हैं, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि गले जो है वो ठंडी चीज़ों से ख़राब हो जाता है। हम लोग एहतियात करते हैं अपने तौर पर। इसकी वजह ये होती है कि ठंडी चीज़ें जो कोल्ड चीज़ें होती हैं हमारी जो नसें हैं इनको कॉन्स्ट्रक्ट कर देता है। जब कॉन्स्ट्रक्ट करेगा तो पेनफुल होगा, सफोकेशन होगी, तो इसलिए होता है। जबकि हॉट पानी जो है, हॉट चीज़ जो है वो रिलैक्स करती है, जो फ्लो को बढ़ाती है, सर्कुलेशन को बढ़ाती है, तो उससे बॉडी आपकी बकअप होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, बाकी कोई नुकसानदेह में जितना ज़्यादा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन जो हमारी तरफ से वो ये कि जो लोग जिनका काम है पब्लिक स्पीकिंग का या जैसे ख़बरें पढ़ने का, बहुत ज़्यादा उनको आवाज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके साथ बड़ी एवरी नाउ एंड देन प्रॉब्लम रहती है। तो बहुत ज़्यादा वो फिर जो है ना वल्नरेबल हो जाते हैं, जल्दी उनको चीज़ें इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। वो क्या कर सकते हैं, कोई प्रिकॉशनरी जो है? देखिए मैंने कहा था ये गले के आसपास बड़ी चीज़ें अहम चीज़ें होती हैं जिससे हम बात कर रहे हैं, आवाज़ का आला लैरिक्स कहते हैं, वो भी इसी के पास होता है। बिल्कुल वो सांस की नाली के साथ जो भी हम सांस लेते हैं पहले लैरिक्स बॉक्स में जाता है, ठीक है, वहाँ से वो एरिएट हो गया फिर आगे जाती है। बिल्कुल ठीक है। बाद औक़ात ये होता है कि जो ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा हवा ले रहे हैं तो वो लैरिक्स में जाके ट्रैप हो जाती है, और वो मुसलसल ट्रैप होती है। अब क्या करती है, इरिटेशन हो जाती है। जब वो बार बार इरिटेशन होती है तो उसके अंदर वो जब हम बात कर रहे हैं ना, इसके वोकल कॉर्ड कहते हैं हम इससे, तो ये वोकल कॉर्ड में नोड्यूल बन जाते हैं, तो ये वोकल नोड्यूल कहते हैं। ये ज़्यादातर सिंगर्स में बन जाते हैं, तेज़ बोलने वाले स्पीकर्स में आ जाते हैं। तो वो जो नोड्यूल हैं वो बात का सर्जरी की तरफ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अगर ठंडा पानी है या कोई खट्टी चीज़ें हैं या कोई ऐसी चीज़ें जरासीम जो लग जाए आपको एहतियात करनी पड़ती है। आप देखें ये लोग सिंगर्स हैं, या तो मेरा वास्ता पड़ा इन लोगों से, या तो वो कहते हैं ये ले लो, वो कुछ भी नहीं खा रहे, वो कि नहीं हमारे गले ख़राब हो जाएंगे। गुलकार, मशहूर गुलकार मेहदी हसन साहब, मेरी एक साथ उनके साथ मीटिंग थे, हम बैठे हुए थे, तो कहने मैंने कहा संतरे रखे हुए हैं, वो नहीं खा रहे। भाई क्यों नहीं खा रहे, भाई गले भाई। और उनका एक मौके पर ऑपरेशन भी हुआ था, मैंने सुना था कि उनका वोकल नोडुल का ऑपरेशन हुआ। तो इतना एहतियात के बावजूद तो लिहाजा उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा सिंगर थे, बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो हमें हर चीज़ जो है एक्सेसिव यूज़ रहे एहतियात करना, गले का भी मसला इससे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़ी खुलकर आपने गुफ्तगू की और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मेरा ख्याल है बहुत कुछ लोगों को समझने का मौका मिला होगा। जब भी आपके साथ गुफ्तगू होती है तो बहुत सारे ऐसे मामलों पर डिस्कशन होती है जो बड़े कॉमन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पाए जाते हैं। विलास जी, ये हमारा सेगमेंट था और सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुँचता है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।